नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RGS में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। आपको बताते चलें कि ये डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम RGS द्वारा हमेशा लाया जाता है पर डे। और इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम की सीरीज़ में आपको जो बीते समय में जो भी घटनाएँ हुई रहती हैं उससे रूबरू कराया जाता है। साथ ही साथ MCQ और व्याख्या के माध्यम से उन खबरों तक पहुंचाया जाता है जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले आप सभी से विशेष अपील कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी इस चैनल को शेयर कर दें। चलिए आज के लिए आपका पहला प्रश्न, भारत में MMR यानी मातृत्व मृत्यु दर 2019-21 में कितना दर्ज किया गया है। तो MMR क्या होता है दोस्तों? जो प्रति 1 लाख जीवित बच्चे होते हैं, जीवित बच्चे, उनमें जो माताएं होती हैं उनकी मृत्यु कितनी होती है, तो वही कहलाता है मातृत्व मृत्यु दर। ठीक है, तो अभी एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है 2019-21 को लेकर के, और इसमें बताया गया है कि जो मातृत्व मृत्यु दर है वो क्या हुई है, घट गई है। और अभी कितना हो गई है, 93 हो गई है। चलिए हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। तो भारत में मातृ मृत्यु दर एवं उनके आंकड़े। तो भारत में MMR 2019-21 में घट करके 93 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर आ गया है, जो 2018-20 में 97 और 2017-19 में 103 था, यानी लगातार घट रहा है। यह डेटा रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। 20 से 29 वर्ष की आयु में MMR सबसे अधिक है और इसके बाद 30 से 34 वर्ष की आयु वर्ग में कमी आई है। भारत की मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को दर्शाता है। MMR मातृ मृत्यु का एक प्रमुख सूचक है और महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य को मापता है। WHO के अनुसार 2023 में हर दिन 700 से अधिक महिलाएं गर्भावस्था एवं प्रसव से संबंधित रोकथाम योग्य कारणों से मरी हैं। ठीक है, अब हम लोग राज्यवार स्थिति देख लेते हैं। तो उच्च MMR वाले राज्य प्रति लाख जीवित बच्चों पर कितनी हुई है। तो मध्य प्रदेश टॉप पर है 175 के साथ, फिर असम, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। तो MP और UP वाले बच्चे खास तौर से ध्यान देंगे। तो जो MP में है सर्वाधिक है 175, उत्तर प्रदेश में 151 है, उड़ीसा 135, छत्तीसगढ़ 132, पश्चिम बंगाल 109 और हरियाणा 106। राज्यवार स्थिति और वैश्विक लक्ष्य की बात करें तो दक्षिण भारत में कर्नाटक का MMR 63 है, जो दक्षिणी राज्यों में सबसे अधिक है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के अनुसार वैश्विक स्तर पर MMR को 70 से कम करना है। ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के अनुसार। WHO के अनुसार मातृ मृत्यु की गणना के लिए बड़े सैंपल साइज की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह एक दुर्लभ घटना होती है। प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा देखरेख से मातृ और नवजात मृत्यु में काफ़ी कमी लाई जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित में से किन देशों के किस समूह की सीमा फारस की खाड़ी से लगती है। यहाँ पूछ रहा है फारस की खाड़ी से कौन कौन से देश के समूह लगते हैं। ठीक है, तो ईरान, सऊदी अरब, UAE, ईरान, सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, सीरिया और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसकी सीमा किसके साथ लगती है? तो ईरान, सऊदी अरब और UAE के साथ लगती है। चलिए अब ये देख लीजिए, ये है जो ईरान है। ठीक है, यहाँ पर UAE है। ठीक है, और ये अबू धाबी है UAE का। ठीक है, और ये बहरीन
बहरीन है, कुवैत है, ठीक, सऊदी अरब है, ठीक। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। अभी ये क्यों चर्चा में है, तो अभी इसकी नाम बदलने की बात हो रही है। तो पर्शियन गल्फ का नाम बदलने की बात हो रही है, यानी फारस की खाड़ी का नाम बदलने की बात हो रही है। और इसको बदलने के लिए कौन प्रयास कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप जी जो है प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगामी मध्य पूर्व दौरे में पर्शियन गल्फ का नाम बदल करके अरबियन गल्फ या गल्फ ऑफ अरबिया रखने की घोषणा कर सकते हैं। यह दौरा 13 से 16 मई 2025 तक चलेगा, जिसमें ट्रंप सऊदी अरब, कतर और यूएई जाएंगे। ट्रंप ने कहा, मुझे इस पर निर्णय लेना है, मैं किसी की भावनाएं आहत नहीं करना चाहता। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट अमेरिका जल्द ही आधिकारिक तौर पर अरेबियन गल्फ शब्द का इस्तेमाल शुरू कर सकता है। ट्रंप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया था, जिसे अब गूगल मैप पर भी देखा जा सकता है। तो उन्होंने जब शपथ ली थी अपने राष्ट्रपति पद की, उसी समय उन्होंने घोषणा किया था कि हम गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलेंगे और उसे गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया था, ठीक है। तो अब आप उसे गूगल मैप पर भी देख सकते हैं। ईरान का विरोध इस पर जताया जा रहा है कि नाम नहीं बदलना चाहिए, और ईरान का तर्क है कि यह ऐतिहासिक संदर्भ को दर्शाता है। तो पर्शियन गल्फ का नाम पर्सिया यानी ईरान का पुराना नाम से पड़ा है, और यह सदियों पुराना ऐतिहासिक नाम है। ईरान को छोड़कर सभी खाड़ी देश इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई इसे अरबियन गल्फ या सिर्फ गल्फ कहते हैं और नाम बदलने की वकालत करते हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि नाम बदलने की कोई भी कोशिश ईरान के खिलाफ शत्रुता मानी जाएगी। ईरान ने पहले 2012 में गूगल पर मुकदमा किया था, जब उसने गल्फ क्षेत्र को नक्शे पर बिना नाम के दिखाया था। वहीं 2023 में ईरान ने इराक से विरोध दर्ज कराया, जब उसने फुटबॉल टूर्नामेंट का नाम अरेबियन गल्फ कप रखा था। ईरान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय नक्शों और निकायों द्वारा पर्शियन गल्फ को ही मान्यता प्राप्त है, इसलिए ईरान जो है विरोध करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएमएफ के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का जीडीपी के आकार के अनुसार वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल करेगा। भारत का जीडीपी 2025 में 4187.02 अरब है। पूछ के रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना जो है कब हुई थी, 1945 में हुई थी, 27 दिसंबर को, और उसके द्वारा जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2025 में भारत जीडीपी के आकार के अनुसार वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल करेगा। तो पूछ क्या रहा है, कथन सही है या गलत है। तो आईएमएफ ने यहाँ पर 2025 में अनुमान लगाया है कि जीडीपी के आकार के अनुसार जो है वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहेगा, चौथा रहेगा, न कि दूसरा, ठीक है, और वो भी जापान को पीछे छोड़ते हुए। भारत का जीडीपी 2025 में 4187.02 अरब है, तो ये राइट आंसर है। तो सही विकल्प की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की अप्रैल 2025 आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आईएमएफ का अनुमान है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 4187, यहाँ पर 4.17 नहीं है, 4187 है, ट्रिलियन तक पहुँच जाएगा, जो सॉरी ये पॉइंट में नहीं है, पूर्णांक में नहीं है, 4.187 ही है, ठीक है, ट्रिलियन की बात हो रही है ना, ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, जो जापान के 4.186 ट्रिलियन से थोड़ा अधिक होगा। इससे भारत केवल
अमेरिका, चीन और जर्मनी से पीछे रहेगा। यह अनुमान भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक प्रगति और उपभोक्ता तथा निवेश से प्रेरित मजबूत विकास गति को दर्शाता है। अब समाचार में क्यों बना हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF अप्रैल 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत को वैश्विक मंच पर केंद्र में लाया गया है, क्योंकि रिपोर्ट में भारत के नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के मामले में जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया गया है। यह उपलब्धि भारत के 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। चलिए, IMF द्वारा प्रमुख अनुमान, तो भारत का GDP, अब ये देखिए यहाँ पर अरब में है, वहाँ ट्रिलियन में था, तो 4187.02 अरब है। जापान का GDP 4186.43 अरब है। भारत की रैंक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विकास दर कितनी रहने की उम्मीद है, 6.2%, और वहीं भारत का विकास दर 6.3% रहने की उम्मीद है। अनुमानित GDP 2027 में $5 ट्रिलियन की हो जाएगी भारत की, और वहीं ये जापान की हो जाएगी और ये भारत की हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IMF को बोलते हैं, 189 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने, सतत विकास और उच्च रोजगार को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 27 दिसंबर 1945 को औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में अवस्थित है और यह ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों की बात करें तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, दुनिया भर में गरीबी को कम करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारतीय नौसेना के INS शारदा ने किसके साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास HADR प्रारंभ किया है? तो ये जो है INS शारदा की बात हो रही है, मानवीय सहायता पहुंचाया है और ये मालदीव को पहुंचा है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें तो ये रहा INS शारदा, ठीक है। भारतीय नौसेना का INS शारदा MNDF के साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास शुरू करने के लिए मालदीव के माफिलाफूसी एटोल पर पहुंचा है, ठीक है। 10 मई तक चलने वाला यह मिशन महासागर पहल के तहत क्षेत्रीय सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। भारत के क्षेत्रीय रक्षा संगठन को मजबूत करने और मानवीय सहायता के लिए संयुक्त उद्यम में भाग लिया। INS शारदा 4 मई 2025 को भारत के लिए माफिलाफूसी एटोल लॉन्च किया गया, जहां उन्होंने मानवीय सहायता व आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया। भारतीय नौसेना और MNDF के बीच अंतर संचालनीयता को प्राप्त करें। आपदा प्रतिक्रिया सामंजस्य और तत्परता को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। चिकित्सा सहायता, खोज और बचाव ऑपरेशन और रसद सहायता की सुविधा प्रदान करना। भारत में 1965 में कलाकारों को समझाने वाले पहले देश में से एक थे और उनके साथ उनके जाति, भाषी और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। पिछले दशक में 1500 से अधिक MN फेस्टिवल में भारतीय आबादकार में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और भारत MN फ्लिक की रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं की लगभग 70% पेशकश है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई कितनी है? तो ये रिपोर्ट जो है अभी जारी की गई थी और इसमें 11,098.81 किलोमीटर तटरेखा की लंबाई बताई गई है। चलिए हम लोग व्याख्या को देख लें। तो नई पद्धति के अनुसार भारत के तटरेखा की लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है। इस परिवर्तन में संशोधन के
कारण हुआ है, जिसमें अब एक संबंधे 25,000 के पैमाने पर अधिक रेखांकन का उपयोग किया गया है और खारे और प्रवेश द्वारों जैसे अधिक जटिल कार्यालयों को भी शामिल किया गया है। अब यह आधिकारिक हो गया है, यानी आधिकारिक रूप से 11,098.81 किलोमीटर तटरेखा बताई जा रही। भारत का तटरेखा की लंबाई 7,561.60 किलोमीटर से लेकर के 11,098.81 किलोमीटर तक है, जो 3537.21 किलोमीटर या लगभग 50% अधिक है। केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय द्वारा जारी एक शीट के अनुसार यह गणना की पद्धति में बदलाव का कारण हुआ है। गृह मंत्रालय के अनुसार 1970 के दशक से भारत के तटरेखा की लंबाई 7561 किलोमीटर रही है। विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने तटरेखा के अलग अलग आंकड़ों का इस्तेमाल किया है। 2019 में इस मुद्दे की जांच की गई और पता चला कि तट संरक्षण व विकास सलाहकार समिति 2010 से इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर रही है। अंतिम तटरेखा की लंबाई में गुरुत्वाकर्षण का मुख्य कारण माप और पद्धति में भिन्नता है। 1970 के दशक अभिलेखों पर तटरेखा की लंबाई की गणना का अनुमान एक संबंधे 45,000 यानी 4,45,00,000 थी या इससे समान छोटे पैमाने पर की गई थी, जबकि पुनः आरंभ डेटा की गणना 2,50,000 के पैमाने पर की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो कुलडीहा वन जीव अभ्यारण्य ओडिशा के बालासोर जिले में पूर्वी घाट के भीतर स्थित है। अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 4 जनवरी 1984 को घोषित किया गया था। पूछ क्या रहा है? चयन करें और सही विकल्प का चयन करें, विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो कुलडीहा मंदिर अभ्यारण्य अभी चर्चा में क्यों है? तो 28 अप्रैल 2025 को उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थित कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य में वन विभाग की गश्ती टीम ने एक शिकारी को गिरफ्तार किया है, इसलिए चर्चा में है। कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा के बालासोर जिले में पूर्वी घाट के भीतर स्थित है। यह लगभग 272.575 वर्ग किलोमीटर में फैला है और छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में स्थित है। अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 4 जनवरी 1984 को घोषित किया गया था। 2 अगस्त 2013 को इसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के अंतर्गत संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। यह अभ्यारण्य सिमलीपाल कुलडीहा हड़गड़ हाथी रिजर्व का हिस्सा है। इस अभ्यारण्य को IUCN की श्रेणी 4 में वर्गीकृत किया गया है, जो कि वास स्थल या प्रजाति प्रबंधन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कुलडीहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से नाटो और सुकुपाड़ा पहाड़ी श्रृंखलाओं के माध्यम से जुड़ा हुआ है। भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो इसके उत्तर में नीलगिरी वन क्षेत्र शामिल है। दक्षिण में भद्रक जिले के कुछ ग्रामीण क्षेत्र और कृषि भूमि शामिल है। पूर्व में बालासोर का समतल क्षेत्र जिसमें गांव और कृषि क्षेत्र शामिल है और पश्चिम में मयूरभंज जिले के वन क्षेत्र जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए हैं वो शामिल है। इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाले प्रमुख स्तनधारी प्राणी एशियाई हाथी, गौर यानी जिसे हम बाइसन भी कहते हैं, तेंदुआ, इस्लात भालू, नेवला यानी रैटेल, पेंगोलिन, विशाल गिलहरी, माउस डियर, चीतल और सांभर हैं। इस अभ्यारण्य के स्थाल भालू और गौर, तेंदुआ और पेंगोलिन जैसे जीव IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में शामिल है। अभ्यारण्य में भारतीय मोर, पहाड़ी मैना, विभिन्न वुडपेकर और सांप हीर, बतख और गुर्रे की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। कुलडीहा अभ्यारण्य में 200 से अधिक पक्षी प्रजातियां और लगभग 40 स्तनधारी व रेंगने वाले जीव दर्ज किए गए हैं। संरक्षण के लिए वन विभाग अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित कैमरों की निगरानी योजना पर कार्य कर रहा है, जिसमें 25 कैमरे लगाए जाने का प्रस्ताव है। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हाथी गलियारों के पास अवरोध जैसे खाई और
तारबंदी बनाई जाती है और खेतों को नुकसान पहुंचने पर किसानों को मुआवजा योजना का लाभ दिया जाता है। वन विभाग और स्थानीय एनजीओ जैसे विकास साथी फाउंडेशन ग्रामीणों में संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो विकास साथी फाउंडेशन आप याद रखिएगा, ये किससे संबंधित है? मानव और वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए। अवैध खनन और पर्यावरणीय उल्लंघनों पर एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने सख्त निगरानी और कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। अभयारण्य के भीतर पंचलिंगेश्वर मंदिर और ऋषिया बांध, गार सिमुलिया वाच टावर और नीलगिरी पहाड़ी और तटासरा समुद्र तट जैसे दर्शनीय स्थल हैं। चलिए, अब ये थोड़ा सा छूट गया है, कोई बात नहीं, अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो 9 मई 1966 को महाराष्ट्र यानी तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा में जन्मे गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक उदार भारतीय राजनीतिक नेता और समाज सुधारक थे। महात्मा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर दोनों विकल्प सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाता है। चलिए, अभी उनकी क्या थी? जन्मदिन था 9 मई को, इसलिए चर्चा का विषय बन जाते हैं। तो 9 मई 1966 को महाराष्ट्र यानी तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा में जन्मे गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक उदार भारतीय राजनीतिक नेता और समाज सुधारक थे। गोखले ने 1984 में एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उन्होंने गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो यहाँ गांधी जी छूट गए हैं, ठीक है। गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में गोपाल कृष्ण गोखले को समर्पित एक पुस्तक धर्मात्मा गोखले लिखी हुई है। तो ये पुस्तक आप याद रखिएगा, धर्मात्मा गोखले किसने लिखी है? धर्मात्मा गोखले गांधी जी ने लिखी है, ठीक है। विचारधारा की बात करें तो गोखले ने सामाजिक सशक्तिकरण, शिक्षा के विस्तार और 3 दशकों तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में कार्य किया तथा प्रतिक्रियावादी या क्रांतिकारी तरीकों के इस्तेमाल को खारिज किया। अपने सिख विधानमंडलों में भूमिका क्या रही? तो वर्ष 1899 से 1902 के बीच वह बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे और वर्ष 1902 से 1915 तक उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम किया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम करने के दौरान गोखले जी ने वर्ष 1909 में पार्लियामेंटो सुधारों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भूमिका की बात करें तो उनका जो योगदान था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, जिसका गठन 1885 में हुआ था, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से जुड़े थे और बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुआ था वह उसमें अध्यक्ष चुने गए थे। संबंधित सोसाइटी और अन्य कार्य की बात करें गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में, तो भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए वर्ष 1905 में उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वह महादेव गोविंद रनाडे द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक सभा पत्रिका से भी जुड़े। वर्ष 1908 में गोखले ने रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद की शुरुआत की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो पोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अभी जो है रोम के स्थित चर्च जो है और वहाँ पर पोप चुने गए हैं। तो हाल ही में रॉबर्ट प्रीवोस्ट को 207वां पोप चुना गया है। इनकी चुनाव प्रक्रिया को कॉन्क्लेव कहते हैं। तो अभी जो है 207वां पोप नहीं चुना गया है बल्कि 200, आज पेन काम नहीं कर रहा दोस्तों, कोई बात नहीं,
67वां पोप चुना गया है। इनकी चुनाव प्रक्रिया को कॉन्क्लेव कहते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। तो इसलिए सही कथन का चयन करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा केवल 2 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। चलिए व्याख्या को देखें। तो रोमन कैथोलिक चर्च के 267वें पोप चुने गए हैं। ठीक है। हाल ही में रोम के सिस्टीन चैपल से सफ़ेद धुआं उठने के बाद कैथोलिक चर्च के कार्डिनलों ने रॉबर्ट प्रीवोस्ट को अपना 267वां पोप चुना है। तो रॉबर्ट प्रीवोस्टो चुने गए। रॉबर्ट प्रीवोस्ट ने पोप लियो 14वें के नाम से अपने पद की शपथ ली और वह इतिहास में पहले अमेरिकी पोप बने। रॉबर्ट प्रीवोस्ट के बारे में बात करें तो इनका जन्म 14 सितंबर 1955 को शिकागो इलिनॉय में हुआ था। उन्होंने शिकागो के कैथोलिक थियोलॉजिकल यूनियन से धार्मिक शिक्षा प्राप्त की और 1982 में पादरी के रूप में दीक्षा ली। वर्ष 1987 से 1988 तक वह अमेरिका में थे और शिकागो में ऑगस्टिनियन प्रांत के मिशन निदेशक और ओक्सन्स के पादरी रहे। वर्ष 1998 में इन्हें शिकागो के ऑगस्टिनियन प्रांत का प्रांतीय चुना गया। उन्होंने वर्ष 2018 से 2023 तक पेरू सिसप्स कॉन्फ्रेंस के स्थायी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2023 में पोप फ्रांसिस ने इन्हें डिकास्ट्री फॉर बिशप्स का प्रीफेक्ट नियुक्त किया, जो बिशप्स के चयन का जिम्मेदार पद है। पोप के चुनाव की प्रक्रिया की बात करें तो इस चुनाव की प्रक्रिया को कॉन्क्लेव कहते हैं। यह एक गुप्त मतदान प्रक्रिया है जिसमें कार्डिनल्स यानी कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च अधिकारियों में से एक भाग लेते हैं। यह प्रक्रिया पोप के पद के खाली होने पर शुरू होती है और जो आमतौर पर पोप के त्यागपत्र या मृत्यु से होता है। इसके प्रमुख चरण हैं जो इस प्रकार हैं। तो निर्वाचकों का चयन यानी कार्डिनल्स, जिन्हें निर्वाचक कहा जाता है, को पोप द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा होता है गुप्त मतदान। तो कार्डिनल्स सिस्टीन चैपल में गुप्त रूप से मतदान करते हैं। तीसरा 2/3 बहुमत प्राप्त करना अनिवार्य होता है। किसी उम्मीदवार को पोप चुने जाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। मतपत्रों का जलाना। मतदान के बाद मतपत्रों को एक विशेष स्टोव में जलाया जाता है। यदि कोई पोप चुना जाता है तो सफ़ेद धुआं निकलेगा। यदि कोई पोप चुना नहीं जाता है तो काला धुआं निकलेगा। नया पोप चुना जाता है एक बार जब कोई कार्डिनल्स 2/3 बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह नया पोप बन जाता है। पोप का नाम नए पोप को अपना पोप नाम चुनने की अनुमति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका नाम बदल करके वर्ष 1991 में संजय गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया। यह महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुंबई उपनगरीय जिले में स्थित है। तो पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो इस संदर्भ में केवल 2 ऑप्शन हमारा सही है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो हाल ही में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के तेंदुओं की जनगणना के आंकड़े जारी किए गए, जिसके अनुसार उद्यान और इसके आसपास के क्षेत्रों में कम से कम 54 तेंदुए पाए गए हैं। सर्वेक्षण के बारे में बात कर लें तो इस उद्यान में कैमरा ट्रैप सर्वे के जरिए तेंदुओं की पहचान की गई, जिसमें 36 मादा तेंदुए, 16 नर तेंदुए और 2 ऐसे तेंदुए शामिल थे जिनका लिंग निर्धारण नहीं किया जा सका। इस सर्वेक्षण में 4 शावकों का भी दस्तावेजीकरण किया गया। यह सर्वेक्षण फरवरी से जून 2024 के बीच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आरे मिल्क कॉलोनी और तुंगेरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में किया गया। इस सर्वेक्षण के लिए 57 स्थानों पर कैमरा और ट्रैप लगाए गए थे, जिसमें से 33 स्थान तुंगेरेश्वर में थे। इस सर्वेक्षण में महाराष्ट्र वन विभाग और वन जीव संरक्षण सोसाइटी इंडिया के सहयोग से 50 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। इसमें विभिन्न प्रकार के स्तनधारियों की भी पहचान की गई, जिसमें हिरण, सांभर, जंगली बिल्ली, ताड़ के सिवेट, माउस डियर और रस्टी स्पॉटेड कैट्स शामिल थे।
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुंबई उपनगरीय जिले में स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बावड़ी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली में स्थित है। इस पार्क को पहले कृष्णगिरी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि 1974 में इस पार्क का नाम बदल करके बोरीवली नेशनल पार्क और 1981 में दिवंगत भारतीय नेता संजय गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए संजय गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया। तो ये 1981 में अभी वर्तमान नाम पड़ा था। इसका विस्तार 103 वर्ग किलोमीटर में है, जो इसे शहर की सीमा के भीतर स्थित दुनिया के सबसे बड़े पार्कों में से एक बनाता है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली, इस पार्क में 2 कृत्रिम झीलें भी हैं, जिसका नाम तुलसी झील और बिहार झील है। ठीक, तो कौन कौन सी झीलें हैं? तुलसी झील और बिहार झील है। इस राष्ट्रीय उद्यानों में कदम, सागौन, करंज, शीशम और बबूल, जिजीफस, यूफोरबियास आदि वनस्पति की प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो नीलगिरी तहर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह केवल भारत के पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। यह IUCN रेड लिस्ट के अनुसार एक लुप्तप्राय प्रजाति है। तो प्रयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो हाल ही में जारी नीलगिरी तहर समकालीन सर्वेक्षण के दूसरे संस्करण में नीलगिरी तहर के 36 नए स्थानों की पहचान की गई। इस सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू प्राचीन तमिल साहित्य, विशेष रूप से संगम ग्रंथों का उपयोग करना था, ताकि उन आवासों को फिर से खोजा जा सके जहां नीलगिरी तहर ऐतिहासिक रूप से मौजूद रहे हैं। संगम साहित्य की भूमिका की बात करें तो ये ग्रंथ तहर की उपस्थिति, व्यवहार और अस्तित्व के बारे में पारिस्थितिक और भौगोलिक जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे वन जीव अधिकारियों को उन नए क्षेत्रों का पता लगाने में मदद मिलती है जहां यह प्रजाति पनपती है। संगम ग्रंथ जो 2000 साल से भी पुराने हैं, तहर के ऐतिहासिक आवासों की पहचान करने में सहायक हैं। ट्रिनई, एंगुरनुरु और कुरुनथोगई, पट्टी नापलाई, शिलापथिकारम और एलिथोगई जैसी प्राचीन तमिल कृतियाँ नीलगिरी तहर, जिसे वरुदई या वरयाडु कहा जाता है, और इसके प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करती हैं। ये ग्रंथ तहर की उपस्थिति, व्यवहार और अस्तित्व के बारे में पारिस्थितिक और भौगोलिक जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे वन्यजीव अधिकारियों को उन नए क्षेत्रों का पता लगाने में मदद मिलती है जहां यह प्रजातियां पनपती हैं। वन अधिकारियों और शोधकर्ताओं ने संगम साहित्य को 15वीं और 17वीं शताब्दी के औपनिवेशिक युग के अभिलेखों के साथ क्रॉस रेफरेंस किया, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 10 नए तहर आवासों की खोज हुई। नीलगिरी तहर के बारे में देख लेते हैं। तो नीलगिरी तहर को नीलगिरी आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह जानवर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। नीलगिरी तहर प्रजाति के वयस्क नरों की पीठ पर एक हल्के भूरे रंग का क्षेत्र या सैडल विकसित होता है और इसलिए इन्हें सैडल बैक कहा जाता है। यह तमिलनाडु का राज्य पशु है। यह वर्षा वन पारिस्थितिकी क्षेत्र के खुले पर्वतीय घास के मैदानों में पाया जाता है। यह तमिलनाडु और केरल राज्यों में नीलगिरी पहाड़ियों और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में स्थानिक है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और ग्रास हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सबसे बड़ी तहर आबादी है। नीलगिरी तहर पश्चिमी घाटों के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में अक्कमलाई जैसे क्षेत्रों में, जहां मुथुवर जैसी स्थानीय जनजातियां तहर के साथ सह अस्तित्व में रहती हैं। तो ये मुथुवर जनजातियां आप याद रखिएगा, ठीक है। आनुवंशिक और संरक्षण प्रयास की बात करें तो नीलगिरी तहर को
माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम को अनुक्रमित किया गया है और भविष्य के संरक्षण अनुसंधान के लिए ग्लोबल जीनोम बैंक में जमा किया गया है। हाल के अध्ययनों में भेड़ के साथ 70% वार्षिक आनुवांशिक समानता का पता चलता है, जो इसके जीव विज्ञान और विकासवादी संबंध को समझने में मदद करता है। संरक्षण प्रयासों का ध्यान खंडित तहर आबादी को जोड़ने के लिए गलियारे बनाने और आनुवंशिक विविधता और स्थायी आबादी सुनिश्चित करने पर है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर के बात करें तो यह तमिलनाडु सरकार द्वारा वर्ष 2022 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य 25 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ तमिलनाडु के राज्य पशु का संरक्षण करना है। यह परियोजना नीलगिरी तहर की आबादी, वितरण और पारिस्थितिकी का अध्ययन करने के साथ साथ उन्हें उनके ऐतिहासिक आवासों में फिर से लाने पर केंद्रित है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? ये इसका मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर? मुंबई में। और अभी ये क्यों चर्चा में है? तो उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय हो गया है, इसलिए चर्चा का विषय बन गया है। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो हालिया खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया गया है। बता दें कि इसके बाद यह उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाएगा। गौरतलब है कि विलय किए गए बैंकों में आर्यावर्त बैंक, प्रथमा बैंक और बड़ौदा यूपी बैंक शामिल हैं। प्रथमा बैंक ही है जो प्रथम ग्रामीण बैंक था, ठीक है, तो उसका भी विलय कर दिया गया। इस बैंक का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन, एकीकृत प्रबंधन और बेहतर ग्राहक सेवा सुनिश्चित करना है। इस नवगठित बैंक का कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश के 26 जिलों तक फैला होगा, जिसमें कुल 22 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संचालन किया जाएगा। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। वहीं इसका संचालन बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रयोजन में किया जाएगा। इसका लाभ क्या होगा? तो मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, नेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं दूरस्थ गांवों तक पहुंचेगी। सुविधाओं की निगरानी के लिए नाबार्ड द्वारा एक विशेष समिति गठित की गई है जो ग्राहकों की सुविधा का आकलन करेगी। अब हम लोग देख लेते हैं नाबार्ड के बारे में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, इसके बारे में। तो नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। इसका मुख्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में अवस्थित है। कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है। यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रशस्त ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संबद्ध 22 भाषाओं में उपलब्ध है। तो प्रशस्त ऐप को 2022 में लॉन्च किया गया था, तो ये ऑप्शन तो सही है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है यह भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में उपलब्ध है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में तो उपलब्ध है ही, प्लस एक भाषा यहाँ पर अंग्रेजी भी शामिल है, ठीक है। अंग्रेजी भी शामिल है, ठीक है। तो 23 भाषाओं में उपलब्ध है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केवल 2, यानी बी ऑप्शन। चलिए, तो चर्चा में प्रशस्त ऐप क्यों है? तो अभी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसमें कुछ प्रावधान किए हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने NEP 2020 के तहत समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके अंतर्गत सरकार ने प्रशस्त ऐप का उपयोग करके विकलांगताओं के लिए स्कूल स्तर पर स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरू की है। इस ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों की व्यवहारिक और शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। प्रशस्त ऐप के बारे में देख लेते हैं। तो इस ऐप का पूरा नाम प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल्स है। इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। यह एक डिजिटल उपकरण है जिसे
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत विकसित किया है। तो किसने विकसित किया है? एनसीईआरटी ने। ठीक है। इसका उद्देश्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत मान्यता प्राप्त 21 प्रकार की विकलांगताओं की प्रारंभिक पहचान करना है। तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। ठीक है। इसमें दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, श्रवण बाधित, लोकोमोटर विकलांगता, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता, बौनापन, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जैसे कुछ विकलांगताएं शामिल हैं। इस ऐप के जरिए पहचाने गए विद्यार्थियों को उचित सहायता और संसाधन प्रदान किया जाता है। यह ऐप 23 भाषाओं में अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाएं और अंग्रेजी शामिल हैं उपलब्ध है, और जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षक और अभिभावक इसका उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के बारे में बात कर लें तो यह भारत सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से लागू की गई एक महत्वपूर्ण नीति है। 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। इसका मकसद छात्रों के बेहतर शिक्षा प्रदान करने, शिक्षा के क्षेत्र में समग्र और समावेशी सुधार लाना, साथ ही 10+2 शिक्षा प्रणाली को 5+3+4 प्रणाली से बदलना है। इसका बच्चों की शुरुआती 5 साल की देखभाल और 3 साल की शिक्षा की शुरुआत पर बेहद जोर है। इसमें समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसमें सबसे अहम बदलाव विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो IAS तमाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 3900 टन का उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट है। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और लंबवत प्रक्षेपित सतह से हवा में मार करने वाली रिटेल मिसाइल सहित कई मिसाइल प्रणालियां शामिल हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो सही नहीं बताना है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। ठीक है। तो इसमें सही होते हैं तो 1 और 2 दोनों हो जाता, लेकिन सही नहीं है यानी गलत हैं तो ना तो 1 होगा और ना ही 2 गलत है। ठीक है। चलिए व्याख्या को देखें। तो INS तमाल अभी चर्चा में क्यों है? तो हालिया खबरों के अनुसार भारतीय नौसेना अपने दूसरे उन्नत युद्धपोत INS तमाल को शामिल करके अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने की तैयारी में है। बता दें कि भारत INS तमाल को रूस से प्राप्त करेगा। यह 3900 टन का उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट है। इसमें 2016 में भारत की क्रीवाक 3rd श्रेणी के सौदे के हिस्से के रूप में रूस में बनाया गया है। यह भारत और रूस के बीच 4 स्टील्थ फ्रिगेट के लिए $2.5 बिलियन के महत्वपूर्ण सौदे का हिस्सा है, जिसमें से 2 का निर्माण रूस में तथा अन्य 2 का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किया जाएगा। INS तुसील का सहयोगी जहाज है, जिसे दिसंबर 2024 में कमीशन किया गया था। INS तमाल भारत के बाहर या आयातित होने वाला आखिरी युद्धपोत होगा। शेष 2 त्रिपुत और तपस्या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सौदे के माध्यम से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में निर्माणाधीन है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 13,000 करोड़ रुपए है। INS तमाल की विशेषताओं की बात करें तो यह 300 नाट लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने में सक्षम है। साथ ही हर 3000 किलोमीटर में एक INS तमाल सीमाओं की रक्षा और निगरानी करने में सक्षम है। इसे समुद्री अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। यह वायु सतह, पानी के नीचे और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सहित विभिन्न नौसैनिक युद्ध आयामों में संलग्न होने में सक्षम है। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और लंबवत प्रक्षेपित सतह से हवा में मार करने वाली स्टील्थ मिसाइल सहित कई मिसाइल प्रणालियां हैं, जो इसे जबरदस्त आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताएं प्रदान करती हैं। समुद्री युद्ध के लिए यह पनडुब्बी रोधी टारपीडो और रॉकेट लॉन्चर से सुसज्जित है। इस युद्धपोत में रडार से बच निकलने वाली स्टेल्थ प्रौद्योगिकी भी है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो सातवाहन वंश के किस शासक ने गोदावरी तट पर स्थित पैठण यानी प्रतिष्ठान को नई राजधानी बनाया था? तो सिमुक, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमयी और यज्ञश्री सातकर्णी। तो वशिष्ठी पुत्र पुलुमयी ने बनाया था। चलिए, तो तेलंगाना में मिले सातवाहन वंश से संबंधित प्राचीन अभिलेख मिले हैं, इसलिए चर्चा में हो जाता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने तेलंगाना के पेदपल्ली में सातवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन अभिलेखों का दस्तावेजीकरण किया है। बता दें कि ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में रचित ये अभिलेख 1 ईसा पूर्व से 6वीं ईस्वी के सातवाहन युग और प्रारंभिक दक्कन की राजनीति और संस्कृति की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। इन अभिलेखों से तेलंगाना का 16 महाजनपदों में से एक माका का हिस्सा होने की पुष्टि हुई है तथा इसकी ऐतिहासिक भूमिका और प्रमुख राजवंशों के साथ प्रारंभिक संबंधों का इसमें विवरण शामिल है। सातवाहन राजवंश की बात करें तो दक्कन और मध्य भारत में मौर्य शासन के पश्चात सातवाहन वंश यानी ईसा पूर्व पहली शताब्दी से ईस्वी तीसरी शताब्दी के प्रारंभ तक का प्रभुत्व स्थापित हुआ, जिसका आरंभिक शासन केंद्र उत्तर महाराष्ट्र यानी ऊपरी गोदावरी घाटी था और कालांतर में इसका विस्तार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हुआ। उनकी पहचान पुराणों में वर्णित आंधों से की जाती है, यद्यपि अभिलेखों में इस नाम का प्रयोग नहीं किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं सातवाहन से संबंधित कुछ प्रमुख शासक और उनका शासनकाल और विवरण। तो सिमुक जो है 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। तो सातवाहन राजवंश के संस्थापक और नाने घाट अभिलेख में सातवाहन राजवंश की सूची में प्रथम राजा के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में बात करें तो 600 ईस्वी से 106 ईस्वी से 130 ईस्वी के बीच शक वंश को पराजित किया और छहरात वंश यानी नहपान द्वारा शासित समूल नाश किया। उत्तर में मालवा और दक्षिण में कर्नाटक तक साम्राज्य का विस्तार किया। नहपान यानी छहरात शासक के सिक्के गौतमी पुत्र द्वारा पुनः टंकित कराए गए, जो विजय का प्रतीक थे। चलिए अगले शासक की बात करें तो वशिष्ठी पुत्र पुलुमयी की बात करें तो 130 ईस्वी से 154 ईस्वी के बाद इन्होंने शासन किया। गोदावरी के तट पर स्थित पैठण यानी प्रतिष्ठान को नई राजधानी बनाया। आंध्र पर सातवाहन साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित किया। रुद्रदामन यानी पश्चिमी क्षत्रप वंश और सातवाहन वंश में अनेक युद्ध हुए, लेकिन इस संघर्ष को रोकने के लिए राजा पुलवामी के पुत्र वशिष्ठी सातकर्णी ने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया। अगले शासक हैं यज्ञश्री सातकर्णी। 165 से 194 ईस्वी के मध्य शासन किया। उत्तर कोंकण और मालवा के क्षेत्रों पर पुनः प्रभुत्व स्थापित किया। व्यापार और नौवहन के संरक्षक उनके सिक्कों पर जहाज़ों का अंकन मिलता है। इनके शासनकाल में समुद्री व्यापार शीर्ष पर था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो पिपरहवा अवशेष की खुदाई निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1890, 1894, 1896, 1898। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन है 1898 में। तो उत्खननकर्ताओं ने वर्ष 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरहवा स्तूप में पिपरहवा अवशेषों की खोज की थी, जिसे भगवान बुद्ध की जन्मस्थली प्राचीन कपिलवस्तु माना जाता है। अवशेषों में हड्डियों के टुकड़े, क्रिस्टल के ताबूत, सोने के आभूषण और अन्य अनुष्ठानिक प्रसाद शामिल हैं। और ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख है जो अवशेषों को सीधे भगवान बुद्ध से जोड़ता है तथा बताता है कि इन्हें शाक्य वंश द्वारा एकत्रित किया गया था। पिपरहवा स्तूप उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह प्राचीन कपिलवस्तु भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया था और धन संपत्ति को त्याग कर तपस्वी जीवन शैली या चरम आत्मानुशासन को अपना लिया था। निरंतर 39 दिनों के ध्यान के बाद गौतम को बिहार के एक गांव बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन यानी धर्म चक्र का घूमना के नाम से भी जाना जाता है। तो यह था दोस्तों डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम आज का।
और उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करते हैं और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम समय के साथ आपको मिलता रहे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।